जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा या सदिश बीजगणित जिसको हम बोलते हैं ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि सदिश और अदिश राशियां क्या होता है। देखिए सदिश जिसमें आप समझेंगे कि सदिश में दिशा शब्द जुड़ा हुआ है, तो ऐसी राशियां जिसमें कि दिशा और परिमाण दोनों ही इंक्लूड होते हैं वो सदिश राशियां कहलाती हैं। और ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण इंक्लूड होता है और जिसमें कोई डायरेक्शन या दिशा नहीं होती वो अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो फोर्स की, अगर हम बात करें बल जो राशि है, अगर हम किसी भी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं या बल अप्लाई करते हैं तो वो बल किसी दिशा में लगता है और उस बल का कुछ माप भी होता है या परिमाण जिसको हम बोलते हैं उसका कुछ परिमाण भी होगा और उसकी दिशा भी होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर हम समय की बात करते हैं तो समय एक ऐसी राशि है जिसका परिमाण तो होगा, क्योंकि समय का मेजरमेंट हम कर सकते हैं कि 1 घंटा या 2 घंटा या 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन हम इसको दिशा या डायरेक्शन नहीं दे सकते। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि समय इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ऐसी राशियां जो कि जिसमें दिशा नहीं होती वो अदिश राशियां कहलाती हैं और जिसमें दिशा होती है वो दिशा और परिमाण होते हैं वो सदिश राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप विस्थापन ले लीजिए, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। तो इस चैप्टर में हम सदिश बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे, सदिश राशियों को कैसे जोड़ा जाता है और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं। तो देखते हैं हम सदिश को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहले ये आप देखिए, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है रेखा, इसमें एरो के थ्रू डायरेक्शन शो किया गया है। तो ये जो लाइंस हैं ये देखिए तीनों पार्ट्स में ये जो लाइन है ये आपकी दिष्ट रेखा या डायरेक्टेड लाइन कहलाती है। तो इसमें आप ये देखिए ये पहली लाइन है आपकी, इसमें एरो जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बना है और जो दूसरी लाइन है उसमें इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया है। तो दोनों में डायरेक्शन है, पर जो तीसरी लाइन आपकी है, तीसरी लाइन में इन्होंने इस लाइन को लाइन सेगमेंट में या रेखाखंड में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए आप ये ए और बी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। अब जब हम इसको रेखाखंड में कन्वर्ट कर दिया हमने इस लाइन को, तो ये एक वेक्टर आपका बन गया है यहाँ पे, जिसको हमने नाम दे दिया है वेक्टर ए। तो देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे कि सदिश को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे हमारे पास ये सपोज एक लाइन है और अगर मैं इसमें ये ऐसा एरो बना दूं, मतलब इस लाइन का डायरेक्शन जो है वो राइट वर्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका डायरेक्शन शो हो रहा है। इसके बाद आप देखिए अगर इसी का डायरेक्शन मैं अपोजिट कर दूं, इसकी दिशा विपरीत अगर हो जाती है लाइन की, तो हमारे पास ये विपरीत दिशा वाला यानी नेगेटिव वेक्टर या ऋणात्मक सदिश कहलाता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को 2 पॉइंट दे दूं, एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट हो गया बी। तो अगर मैं इसको एक पॉइंट देती हूँ और यहाँ पे मैंने इसका डायरेक्शन शो कर दिया कि ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको मैं वेक्टर ए से या तो दर्शा सकती हूँ कि मैं इस पूरे को किस तरह से लिखूंगी, या तो मैं इसको लिखूंगी ए बी वेक्टर, इस तरह से ए बी के ऊपर एरो बनाकर, या मैं इसको लिख सकती हूँ वेक्टर ए। इस पूरे वेक्टर ए बी को मैंने यहाँ नाम स्मॉल ए से दिया है। जो भी आप नाम देते हैं सदिश को स्मॉल लेटर्स में ही देते हैं हमेशा। अगर एक वेक्टर है तो आप इसको स्मॉल ए लिख लीजिए, एक से ज़्यादा है तो स्मॉल बी, स्मॉल सी, 2 वेक्टर्स 3 वेक्टर्स जितने भी हैं स्मॉल लेटर्स में ही आपको उनका नाम देना है। तो यहाँ पे देखिए आप ए बी या वेक्टर के ए के ऊपर हम इस तरह से वेक्टर का निशान लगाते हैं जो डायरेक्शन को शो करता है। इसके बाद आप देखिए जब हम ये आपका सदिश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे इसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका मेजरमेंट क्या होगा, इसका परिमाण क्या होगा और इसकी दिशा। तो सदिश को रिप्रेजेंट हम जब करते हैं तो उसके लिए हमको एक निश्चित परिमाण चाहिए उसका और उसका एक निश्चित दिशा चाहिए। तो ये देखिए वेक्टर ए के ऊपर इस तरह से एरो लगा के हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए आप अगर मैं यहाँ पे ये वेक्टर बनाती हूँ ए बी, तो ये जो है ये इसका प्रारंभिक बिंदु कहलाता है। प्रारंभिक बिंदु या जिसे हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट।
और बी जो है ये आपका अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु, या इसको हम बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। तो ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये आपका टर्मिनल पॉइंट हो गया, ये डायरेक्शन शो हो रहा है। और परिमाण की अगर हम बात करें तो इस लाइन सेगमेंट का या इस रेखाखंड का कुछ मेजरमेंट होगा, ठीक है, जिसको कि हम बोलेंगे परिमाण, परिमाण या इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना। सपोज मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की ये लाइन है या 2 सेंटीमीटर की लाइन है, तो वो जितना भी मेजरमेंट होगा उसका, वो मेजरमेंट उसका परिमाण कहलाएगा। मतलब परिमाण या मैग्नीट्यूड किससे रिलेटेड है, वो उसकी लेंथ से रिलेटेड है। तो परिमाण जो है वो किससे रिलेटेड है, लेंथ से। और लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए परिमाण हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो परिमाण निकालने का जो सूत्र है वो होगा आपका, परिमाण या मैग्नीट्यूड निकालने का सूत्र होता है, हमेशा मॉड्यूलस में हम उसको निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए बी लिया है, तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कब होगा, जब हमारे पास यहाँ पे कोई वेक्टर ए है जिसका मान हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये कौन सा है, जब मैं मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने ये वेक्टर लिया है, इसको मैंने वेक्टर ए से डिनोट किया है। ये देखिए वेक्टर ए लिया मैंने इसको, इस वेक्टर ए का मान एक्स आई वाई जे और जेड के है अगर, तो हमें इसका परिमाण निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो आई जे के हैं इनके गुणांक एक्स वाई जेड, इसका स्क्वायर करके इसको जोड़ देते हैं और स्क्वायर रूट में इसका हम आंसर निकालते हैं। तो ये हमारे पास परिमाण निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हम बात करेंगे स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इससे सदिश की स्थिति हमें पता चलती है। ये देखिए आप, यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, क्योंकि हम 3D में पढ़ रहे हैं ये सभी सदिश के बारे में। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है P, सपोज ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसमें आपके पास कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई और z हो जाएंगे। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर हर एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर यहाँ पे रहता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देखिए, ये जो मूल बिंदु है इसके निर्देशांक आपके 0 0 0 हो गए, और O से लेके P तक का जो आपका डिस्टेंस है ये आपका स्थिति सदिश कहलाएगा, जिसको कि हम किस तरह से निकालेंगे, OP, ये देखिए OP इक्वल्स टू अंडर रूट, जो दूरी का हमारा जो सूत्र होता है जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, उसी सूत्र से इसको निकाला गया है। देखिए x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास मूल बिंदु से गुजरने वाला पॉइंट, मूल बिंदु और इस पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका स्थिति सदिश शो करता है। इसी के साथ अब हम डायरेक्शन कोसाइंस या दिक् कोसाइन की बात करते हैं। दिक् कोसाइन में देखिए ये डायग्राम आपके पास बना हुआ है। इस डायग्राम में हमारे पास 3 अक्ष हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इन तीनों अक्षों के अनुदिश हम लोगों ने यहाँ पे सदिश डिफाइन किए हैं। देखिए आप, एक्स अक्ष के अनुदिश आई वेक्टर, वाई अक्ष के अनुदिश जे वेक्टर और जेड अक्ष के अनुदिश के वेक्टर को हमने लिया है। ये यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं या इनको हम इकाई सदिश भी कहते हैं। अब इसमें ये देखना है कि ये देखिए आप, जो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है, एक्स अक्ष के साथ ये बिंदु है हमारे पास P, स्पेस में कोई बिंदु है P आपके पास में, जो कि हर एक्सिस के संग कोण बना रहा है। देखिए आप, एक्स अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है ये अल्फा कोण है, जो वाई अक्ष के संग कोण बन रहा है वो बीटा है, और जो जेड अक्ष के साथ कोण बन रहा है वो गामा कोण है। ये जो कोण है ये दिश कोण या डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं, और इनके जो कोसाइंस रहते हैं या इनके जो कोसाइन मान रहते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस या दिक् कोसाइंस कहलाते हैं, जिनको कि हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के नाम से जानते हैं। इनको हम एल, एम, एन से भी जानते हैं। मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू एल के इक्वल होती है, कॉस बीटा की वैल्यू जो है वो एम के इक्वल होगी, और कॉस गामा की वैल्यू जो है वो एन के इक्वल होगी। तो ये हमारी दिक् कोजाएं
कहलाएंगी। ये देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल इन्होंने बना के बताया भी है कि अगर हम P से कोई लंब लेते हैं एक्स अक्ष पर तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज के थ्रू इन्होंने आपका जो दूरी है वो निकाली है इसकी। अब हम लोग सदिशों के प्रकार या टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले शून्य सदिश या जीरो वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। जीरो वेक्टर या शून्य सदिश का सबसे अच्छा उदाहरण देखिए आप, जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे कोई पॉइंट है या बिंदु है हमारे पास, बिंदु में कोई प्रारंभिक या कोई अंतिम बिंदु नहीं है। देखिए इसको आप जब आप देखते हैं तो इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है, तो बिंदु या पॉइंट जो है ये आपका शून्य सदिश कहलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मात्रक सदिश, जिसको हम इंग्लिश में यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। तो मात्रक सदिश को हम ए के ऊपर इस तरह से कैप बना के डिनोट करते हैं और इसको हम निकालते हैं कि जो सदिश हमें दिया रहता है उसी सदिश के परिमाण से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला हो जाएगा मात्रक सदिश A इज इक्वल्स टू वेक्टर A डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ A। तो इसके परिमाण से, सदिश के परिमाण से ही हम उसको डिवाइड करके मात्रक सदिश निकालते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सह आदिम सदिश, ये जिसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। तो देखिए आप को इनिशियल वेक्टर्स का एग्जांपल के थ्रू भी मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे। को इनिशियल वेक्टर्स जो हैं इनको हम कैसे समझेंगे, मतलब इनका जो इनिशियल पॉइंट है, को इनिशियल या सह आदिम का मतलब यह है कि इनका आदि यानी इनका प्रारंभिक बिंदु जो है वो एक ही होगा, तो इसको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। तो देखिए आप ये पिक्चर्स के थ्रू मैंने बताया है यहाँ पे कि किस तरह से हम को इनिशियल वेक्टर्स को समझेंगे। इसके बाद आपके पास आता है संरेख सदिश। संरेख या कोलिनियर सदिश का क्या मतलब है? संरेख या कोलिनियर सदिश मतलब जब एक ही डायरेक्शन में हमें सदिश मिल रहे हैं तो इसको हम संरेख सदिश बोलेंगे। इसको भी पिक्चर के थ्रू देखिए आप, यहाँ पे समझाया जा रहा है कि संरेख सदिश या कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। अब देखिए हम समान सदिश या इक्वल वेक्टर्स की बात करेंगे। कोई भी दो सदिश समान कब होंगे या इक्वल कब होंगे? जब उनकी दिशा और उनका परिमाण यानी उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होता है, तभी वो दो सदिश जो हैं वो इक्वल कहलाएंगे। ये देखिए आप पिक्चर के थ्रू हमने बताया है कि ये जो दो सदिश हैं ये किस तरह से इक्वल कहलाते हैं। इनका जो परिमाण है और दिशा जो है वो दोनों ही इक्वल होनी चाहिए। अब हम ऋणात्मक अगर सदिश की बात करें तो इसी में आप देखिए ऋणात्मक या हम इसको नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। तो देखिए जब हम ऋणात्मक सदिश की बात करते हैं तो डायरेक्शन इसका चेंज हो गया। देखिए विपरीत दिशा में ये जा रहा है। अब क्या हुआ कि जो पॉइंट A था वो पॉइंट आपका क्या बन गया? B बन गया, और जो B पॉइंट था वो A पॉइंट बन गया क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो ऋणात्मक सदिश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो आप इसको नेगेटिव साइन लगा के AB लिखिए या फिर आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर BA, क्योंकि अब इसका डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ AB, या फिर हम इसको वेक्टर के ऊपर इस तरह से अगर हम इसको नाम देते हैं वेक्टर A जैसे हमने ऊपर दिया था, तो इसको हम नेगेटिव के साइन के साथ में यहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो ऋणात्मक सदिश और आपका सदिश आ गया यहाँ पे, ऋणात्मक सदिश या नेगेटिव वेक्टर। तो ऋणात्मक सदिश या नेगेटिव वेक्टर को हम कैसे समझते हैं? इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक ड्रॉ हमने ये लाइन देखिए अभी ड्रॉ करी है, और एक वेक्टर हमने दिखाया जो अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक वेक्टर जो है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब इसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जब हम वेक्टर को लिखते हैं तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर या ऋणात्मक सदिश कहलाता है। जब हम किसी वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन यानी उसकी विपरीत दिशा में हम उसको ड्रॉ करते हैं तो वो आपका ऋणात्मक सदिश कहलाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने तरह के हमारे पास वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स के टाइप्स हमने देखे, सदिशों के प्रकार। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है इसमें हमारे पास दो बिंदु हैं, एक P है और एक Q है। ये दोनों बिंदु जो हैं रिव्यू में या 3D स्पेस में आपके पास हैं। अगर हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है 3 डायमेंशनल स्पेस में तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका सदिश निकालना पड़ता है। देखिए ये O मूल बिंदु है, ये देखिए I J K
जो है एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश या एक्स वाई जेड के अलोंग हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, और पी और क्यू के हमें यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इनके बीच की दूरी है उसको ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास है, यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है आपको, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच ज्ञात करने की दूरी है आपकी, और क्योंकि मॉड्यूलस लगा है इसीलिए यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट से इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि अंतःखंड का जो सूत्र है वो आपने पढ़ा है, जिसमें हम दो तरह के सूत्र पढ़ते थे, एक आंतरिक विभाजन का जो सूत्र होता था वो, और एक बाह्य विभाजन का सूत्र होता था। वैसे ही सूत्र हमें यहाँ पढ़ने हैं, बस उसमें डिफरेंस ये है कि अब हमें यहाँ पे उनको सदिश की फॉर्म में शो करना है। तो सदिश की फॉर्म में देखिए आप, हमारे पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है इसका, ये वेक्टर r इक्वल्स टू एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय m प्लस एन, और वही अगर हम बाह्य के लिए बात करें तो जो प्लस आ रहा है उस प्लस की जगह आपका माइनस आ जाता है। इसके साथ ही हम लोगों ने मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा है 11th क्लास में, तो उसी को अगर हम सदिश के रूप में पढ़ें तो सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाता है आपका वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन 2। तो ये आपके सारे सूत्र हो गए बेटा। अब इन सूत्र के बेस पर हम लोगों को सवाल सॉल्व करने हैं, वो सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए हमारे पास सवाल दिया है, सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए, जबकि हमारे पास ये दो सदिश दिए हैं, मतलब इन सदिश का हम परिमाण कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, उसी फॉर्मूले के बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, वेक्टर ए हमारे पास दिया है i प्लस जे प्लस के। अब इसका अगर आपको परिमाण निकालना है, मतलब आपको इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा मॉड्यूलस के अंदर, और इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, i j के जितने भी गुणांक हैं उनका स्क्वायर करके उसको सम करना है, जैसा कि हमने अभी सूत्र में देखा था। तो देखिए i का गुणांक कितना हमारे पास 1, प्लस j का भी 1 है और प्लस k का भी 1 है। तो ये जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट थे i j के इनको हमने स्क्वायर कर दिया है, और इसका सम हम निकालेंगे तो हमारे पास परिमाण निकल के आएगा √3, यानी हमारे पास पहले सवाल का परिमाण कितना आ गया, √3। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल आपको दिया है, वेक्टर c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट i प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 j माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 k। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है या परिमाण निकालना है, तो इसको भी आपको इसी तरह से मॉड्यूलस में लिखना पड़ेगा, और फिर जितने भी i j k जितने भी आपके पास गुणांक हैं या कोफिशिएंट हैं, ये आपको इसमें अंदर स्क्वायर करके लिखने हैं। तो देखिए 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, साइन जो है वो इसके साथ इंक्लूड होगा। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा, वेक्टर c इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। जब इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका 3 आएगा, ऊपर आप ऐड करेंगे तो 3 अपॉन 3, यानी आपके पास जो वेक्टर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, परिमाण 1 आ जाएगा। ये देखिए आप, वेक्टर c ये परिमाण जो आया आपके पास में इसका 1 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास है, x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि सदिश 2i प्लस 3j और xi प्लस yj समान है। देखिए अभी हम लोगों ने इक्वल वेक्टर्स या समान सदिश के बारे में बात करी थी, तो अब हमको अगर उसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो हम किस तरह से करते हैं, ये देखिए आप, सॉल्यूशन इसका 2i प्लस 3j, ये जो वेक्टर है आपका ये इस वेक्टर के इक्वल है, xi प्लस yj। तो जब भी दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब कि i j k ये जो जितने भी आपके सदिश हैं ये इनके गुणांक आपस में बराबर होंगे। तो आप देखिए x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूं तो i का गुणांक जो है वो i के गुणांक के बराबर होगा और j का गुणांक जो है वो j के गुणांक के बराबर होगा। तो x का मान आ जाएगा 2
और y का मान आ जाएगा आपके पास 3, जो कि हमें निकालना था ऊपर x और y के मान। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उसके मान हमारे पास इस तरह से निकल आते हैं। देखिए अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। सबसे पहले हम वेक्टर a लिखेंगे, वेक्टर i -2j प्लस k प्लस -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i -6j -7k। अब देखिए इनको ऐड करने का क्या तरीका है। इनके सदिश a = i -2j प्लस k, b = -2i प्लस 4j प्लस 5k और c = i -6j -7k। इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम पहले इसको लिख लेंगे इस तरह से, a + b + c i -2j प्लस k 2i -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i -6j -7k। अब इनको योग निकालने का या ऐड करने का तरीका ये है कि आप i की टर्म्स को एक साथ जोड़ लीजिए, j की टर्म्स को एक साथ और k की टर्म्स को एक साथ। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। i के गुणांक हमारे पास यहाँ कितना है 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1 और ये i मैंने लिख लिया बाहर। i के जितने भी गुणांक हैं उनको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है। फिर देखिए आप j के गुणांकों को लिखूंगी मैं -2 +4 -6। ये मेरे पास में j के गुणांक आ गए हैं और ये साइन जो इनका दिया हुआ है इसके साथ ही आएंगे, ठीक है। -2 +4 -6 प्लस k के गुणांक लेंगे 1 +5 -7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 5 -7k। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे और ये हमारे पास 1 + 1 2 और -2 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 × i प्लस ये देखिए -6 -4 -8 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा -4j और यहाँ पे 1 + 5 6 -7 इज -k। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आया वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c = i -4j -k। ये आपका 0 × i, या आप इसको चाहें तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं -4j और -k। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा तीनों सदिशों का योगफल। चाहें तो 0 × i लिख सकते हैं और नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सदिश a = i + j + 2k के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए मात्रक सदिश का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। मात्रक सदिश या जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम ऐसे a के ऊपर कैप बना के डिनोट करते हैं और इसको हम लिखते हैं वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। मतलब सदिश को उसी के परिमाण से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास में मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर निकल आता है। मतलब अगर हमें मात्रक सदिश निकालना है तो हमें इसके परिमाण की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, वेक्टर a हमें दिया हुआ है i + j + 2k। इससे हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि i j k के गुणांकों का स्क्वायर करते हैं हम, 1² + 1² + 2²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1² 1 + 1² 1 एंड +2² 4। मतलब 4 + 1 5 + 1 6। तो हमारे पास यहाँ पे परिमाण आ गया है √6। अब ये जो मान हमारे पास √6 आया है a का, इस मान को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास मात्रक सदिश आएगा a = वेक्टर a यानी ये पूरा वेक्टर जो आपको ये जो दिया हुआ है ये i + j + 2k डिवाइडेड बाय √6। या तो आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए या फिर आप इनको टर्म्स को अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर a = 1/√6
आई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6 जे प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6 के। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए हुए सदिशों a और b के लिए सदिश a प्लस b के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास सिंगल एक सदिश दिया हुआ था जिससे हमने मात्रक सदिश निकाला था। अब यहाँ पर हमारे पास दो सदिश दिए हैं और उनके योगफल के अनुदिश हमको मात्रक सदिश निकालना है। इसका मतलब आपको सबसे पहले वेक्टर a और वेक्टर b को ऐड करना पड़ेगा और फिर उसका मात्रक सदिश हम निकालेंगे। देखिए आप, दिया है वेक्टर a आपको दिया है 2i माइनस जे प्लस 2k और वेक्टर b आपके पास है माइनस आई प्लस जे माइनस के। सबसे पहले हम यहाँ वेक्टर a प्लस वेक्टर b को निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस माइनस आई प्लस जे माइनस के। इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए वही आई जे के गुणांकों को ऐड करेंगे आप आई के साथ में। देखिए 2 माइनस 1 आई, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक माइनस 1 है, तो 2 माइनस 1 आई प्लस माइनस 1 प्लस 1 जे प्लस 2 माइनस 1 के। ये हमने आई और जे के गुणांकों को लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व करिए, यह आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1 मतलब आई प्लस माइनस 1 प्लस 1 तो 0 हो गया, तो 0 इंटू जे आ गया। ये 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 यानी के, मतलब आपके पास a प्लस बी कितना आ गया, आई प्लस के। वेक्टर a प्लस वेक्टर b की वैल्यू आपके पास आई प्लस के आ गई है। अब वेक्टर a प्लस वेक्टर b के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है आपको, तो वो कैसे निकलेगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे और इसके मैग्नीट्यूड से आप इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए वेक्टर a प्लस b हमारे पास दिया हुआ है i प्लस k डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस निकालेंगे इसका, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास i प्लस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 यानी हमारे, तो देखिए इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 आई प्लस 1 अपॉन रूट 2 के। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न हमारे पास है, सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो देखिए आप, दिया है, ये दिया है आपको वेक्टर a, सपोज हमने इसको वेक्टर a सपोज कर लिया 5i माइनस जे प्लस 2k। अब इसका इकाई सदिश निकालने के लिए, हमें मात्रक सदिश निकालने के लिए वेक्टर a को इसके परिमाण से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें हम फॉर्मूले में रखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय इसका मॉड्यूलस निकालिए परिमाण, तो 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपके पास, 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25 प्लस 1 प्लस 4, मतलब 25 प्लस 5 30। तो ये आपके पास में कितना आ गया, वेक्टर a जो आया आपके पास ये आ गया, सॉरी वेक्टर a नहीं, यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर ऑफ a लिखना है। ये हो जाएगा a कैप। तो यूनिट वेक्टर आपका आ गया है 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 30। ये आपके पास इसका यूनिट वेक्टर आया है। अब उन्होंने हमसे बोला है कि
ऐसा अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो अब हम इसमें 8 का जो ये परिमाण दिया हुआ है आपका, ये हम इसमें यूनिट वेक्टर में इंटू करेंगे। ये हो जाएगा 8 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ a, यानी ये जितना भी आपका यूनिट वेक्टर निकला है इसमें हमको इस 8 से इंटू करना है। 2k अपॉन अंडर रूट 30। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों ने सदिश बीजगणित चैप्टर में कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे सदिश को हम कैसे उसका योगफल निकालते हैं, कैसे हम सदिश की यूनिट वेक्टर या मात्रक सदिश निकालते हैं, और अब आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है जिनको कि आप सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच।